पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए पिछले वीडियो में आपने आयकर के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की कि आयकर के जानकारी के लिए हमें आयकर अधिनियम 1961, नियम 1962, वित्त अधिनियम, विभिन्न न्यायिक निर्णय, सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए विभिन्न सर्कुलर आदि की अध्ययन करना आवश्यक है। इसी से आगे बढ़ते हुए आयकर को समझने के लिए यानी आयकर अधिनियम को समझने के लिए आयकर में प्रयुक्त विभिन्न जो महत्वपूर्ण शब्द है उन शब्दों की परिभाषाओं या उन शब्दों के बारे में जानकारी करना हमें आवश्यक है। तो आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा कि आयकर महत्वपूर्ण शब्दावली और परिभाषाएं, और इसमें पहला जो शब्द आता है वो आता है करदाता। करदाता एसएससीज। करदाता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो, उत्तरदायी हो। यानी आयकर या अन्य कोई भी राशि अगर वह चुकाने के लिए उत्तरदायी है उसको हम करदाता की श्रेणी के अंतर्गत शामिल कहते हैं। करदाता की परिभाषा में और भी व्यक्ति आते हैं, निम्न को और सम्मिलित करते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति जिस पर आय के निर्धारण के लिए या हानि की राशि के निर्धारण के लिए या आयकर की वापसी के लिए अगर कोई कार्रवाई की गई हो आयकर या आयकर अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन हो, उस व्यक्ति को भी करदाता की श्रेणी में शामिल किया है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता मान लिया गया हो। जैसे किसी करदाता की मृत्यु के पश्चात उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को मृतक करदाता की आय पर कर देने के लिए करदाता माना जाता है। अवयस्क, पागल और विदेशी व्यक्ति के प्रतिनिधियों को ऐसे व्यक्तियों की आय के संबंध में करदाता समझा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी चूक के कारण करदाता मान लिया जाता है। एसएससीज इन डिफॉल्ट, जैसे लाभांश, बीमा, कमीशन, वेतन आदि का भुगतान करते समय भुगतान करने वाले का यह दायित्व होता है कि वह निर्धारित दर से कर की कटौती करने के पश्चात भुगतान करे। अगर आयकर की निर्धारित दरों से कटौती करे बिना अगर भुगतान कर दिया गया तो ऐसे भुगतान करने की स्थिति में भुगतान करने वाले व्यक्ति को चूक के कारण करदाता मान लिया जाता है। तो करदाता के अंतर्गत यह आपकी परिभाषा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका आयकर राशि चुकाने के लिए दायी हो या जिस पर आयकर से संबंधित कार्रवाई की गई हो, हानि के निर्धारण के लिए कोई कार्रवाई की गई हो या विचाराधीन हो, आयकर वापसी के लिए कोई कार्रवाई की गई हो या विचाराधीन हो, किसी मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी, अवयस्क, पागल तथा विदेशी व्यक्ति के प्रतिनिधि और चूक के कारण करदाता जो है माना जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द आता है व्यक्ति। आयकर अधिनियम में व्यक्ति के अनुसार कर की गणना की जाती है। तो व्यक्ति की परिभाषा में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति में जैसे सबसे पहला आता है एक व्यष्टि, एन इंडिविजुअल। व्यष्टि से तात्पर्य एक प्राकृतिक प्राणी से है जो अस्तित्व में है, जिसमें पुरुष, स्त्री, नाबालिग बच्चे, पागल, मंदबुद्धि आदि सम्मिलित होते हैं। ये सब एक व्यष्टि की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ट्रस्ट के ट्रस्टी भी इसी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। तो इन्हें एक व्यष्टि मान करके कर का निर्धारण किया जाता है, कर की गणना की जाती है। दूसरा, एक हिंदू अविभाजित परिवार। इससे तात्पर्य एक ऐसे हिंदू परिवार से जिसमें परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा पूर्वजों के व्यवसाय व संपत्तियों से आय अर्जित की जाती है और इस परिवार में जन्म से व्यक्ति सदस्य बनता है। सभी पुरुष सदस्य, उनकी पत्नियां तथा पुत्रियां चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, परिवार के सदस्य होती है। तो एक हिंदू विभाजित परिवार पर भी जो है एक व्यक्ति की श्रेणी में आता है। एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका स्वयं का कानूनन अस्तित्व होता है, जो सारू मुद्रा से जाना जाता है। इसको एक व्यक्ति माना गया है आयकर अधिनियम। एक फर्म से तात्पर्य साझेदारी संस्थान से है। ये व्यक्तियों के मध्य ऐसा समझौता होता है जो किसी व्यवसाय के लाभों को निश्चित अनुपात में विभाजन हेतु किया जाता है। तो फर्म
आजकल एक फर्म जो है सीमित दायित्व वाली भी हो सकती है। तो फर्म पर भी जो है कर एक व्यक्ति माना गया है। व्यक्तियों का समुदाय से तात्पर्य एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कई व्यक्तियों, व्यष्टि, हिंदू अवैध परिवार, फर्म या कंपनी का समूह जो किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित होते हैं। एक और आता है व्यष्टियों का समूह, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से तात्पर्य एक ऐसे समूह से जिसमें केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही सदस्य होते हैं, इनको भी व्यक्ति माना गया है। स्थानीय सत्ता या सरकार, लोकल अथॉरिटी, एक ऐसी कानून द्वारा निर्मित संस्था जो एक विशेष छोटे क्षेत्र के कोष के प्रबंध नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। इसमें पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर विकास न्यास, बंदरगाह आदि सम्मिलित होते हैं। इनको लोकल अथॉरिटी के रूप में इनके ऊपर कर की गणना की जाती है। अन्य कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन्स, इनसे तात्पर्य ऐसे संस्थान से जो अप्राकृतिक होते हैं किंतु उनका अस्तित्व होता है। इनका प्रबंधन व्यक्तियों द्वारा होता है, जैसे भगवान, देवी देवता आदि इस श्रेणी के कृत्रिम व्यक्ति हैं। यदि वैधानिक अस्तित्व रखने वाले व्यक्ति उपरोक्त वर्ग में सम्मिलित न हो तो वे सभी इस वर्ग में सम्मिलित होंगे, जैसे विश्वविद्यालय, बोर्ड, ये जो है कृत्रिम व्यक्तियों की परिभाषाओं के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा हमने देखा कि एक व्यक्ति की परिभाषा में व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, व्यष्टियों का समूह, स्थानीय सरकार या सत्ता और अन्य कृत्रिम व्यक्ति इस व्यक्ति के नाम से यानी व्यक्ति में शामिल किए जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि जिसमें कर लगाया जाता है, कर की गणना की जाती है। यानी जैसे वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 चल रहा है, जिसका गत वर्ष 19-20 होगा। ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक की अवधि कर निर्धारण वर्ष कहलाती है, जिसमें कर लगाया जाता है और कर की गणना की जाती है। अगला जो पॉइंट आता है गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। नया आय का साधन, नया व्यवसाय या 1 अप्रैल के बाद अगर प्रारंभ होता है तो जिस तिथि से प्रारंभ होता है उस तिथि से लेकर के वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक की अवधि गत वर्ष माना जाएगा। सामान्य नियम यह है कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष के अंतर्गत लगता है। यानी वित्तीय वर्ष मान लीजिए 2019-20 है, वित्तीय वर्ष 2019-20 जो कि 1 अप्रैल 19 से होकर शुरू होकर के 31 मार्च 2020 तक चलता है, उस पर कर निर्धारण वह गत वर्ष होगा और उसका कर निर्धारण वर्ष 20-21 होगा। यानी उसमें कर की गणना 2020-21 में की जाएगी। निम्नलिखित किंतु कुछ इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं। सामान्य नियम यह है कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं कि सामान्यतः इन परिस्थितियों में गत वर्ष की आय पर गत वर्ष में ही कर लगता है। जिस वर्ष में आय अर्जित की गई है उसी में ही कर लगता है। जैसे अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, अनिवासी करदाता बंदरगाह से सामान, पशु, डाक, यात्री आदि को ले जाने के ऐसे माल के प्राप्त या प्राप्य राशि का 7.5% जहाज के मालिक की ओर से कर योग्य आय मानी जाती है और उसी पर कर लगता है जिस वर्ष वह उपार्जित की गई हो, बशर्ते है कि उसका कोई एजेंट भारत में न हो। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़ के जा रहा है तो उसका वापस भारत आने का कोई इरादा नहीं है, तो जिस वर्ष भारत छोड़कर जा रहा है उसी वर्ष का कर भी भारत छोड़कर जाने वाले वर्ष में चुकाना पड़ेगा। ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हों, व्यक्तियों का संघ या समुदाय जो किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु स्थापित किए गए, जो गत वर्ष की समाप्ति से पूर्व समाप्त होने वाले हैं,
तो कर निर्धारण वर्ष अधिकारी उस वर्ष में ही कर आरोपित कर देता है। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, यदि करदाता कर अधिकारी की राय में कोई करदाता कर बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, ऐसी स्थिति में आय का निर्धारण तुरंत ही कर दिया जाता है। व्यापार बंद होने की दशा में किसी करदाता के व्यापार या पेशे के बंद होने की स्थिति में उसका कर्तव्य बनता है कि व्यापार बंद होने के 15 दिन में आयकर अधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराए। व्यापार बंद होने की स्थिति में गत वर्ष की समाप्ति की तिथि से कर निर्धारण वर्ष अवधि को उस कर निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष माना जाता है और ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी द्वारा पिछले गत वर्ष की समाप्ति से व्यापार बंद होने तक की तिथि के लाभ की राशि की गणना की जाती है और कर निर्धारण का कार्य तुरंत संपन्न कर लिया जाता है। ये कुछ शब्दावली थी, कुछ शब्द और आगे पढ़ेंगे। आय जो है काफ़ी बड़ा पॉइंट्स है जिसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।